हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा 2018 का एलटी इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर। उसमें ट्रांसलेशन जो टॉपिक है आपके सिलेबस में एलटी के, उस एग्ज़ाम पेपर में ट्रांसलेशन से जुड़े हुए 6 क्वेश्चंस आए थे। 3 क्वेश्चंस में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था और बाकी के 3 में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना था। इसी टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ मैं आपके साथ। मैंने पहले तो वो 3 क्वेश्चंस लिए हैं जिनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए बोला गया था। पहला सेंटेंस 2018 के एग्ज़ाम पेपर में था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में, कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। तीनों सेंटेंसेस जो लास्ट एग्ज़ाम में आए थे उनको देखकर लगता है कि जो एग्ज़ाम पेपर सेट किया जाता है उसमें ट्रांसलेशन के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं जब हिंदी से इंग्लिश की बात होती है, तो नॉर्मल या स्ट्रेट ट्रांसलेशन नहीं आता कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल लगेगा। ऐसे सेंटेंसेस देखने को नहीं मिले लास्ट टाइम के एग्ज़ाम। देखने को क्या मिला कि जो भी ट्रांसलेशन पूछा गया था वो ईडियम फ्रेजेस बेस्ड था। अर्थात अगर आपको ईडियम्स और फ्रेजेस की अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप उसी के तहत ट्रांसलेशन करेंगे। नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस नहीं आए थे। आप इस सेंटेंस को अगर आप देखें कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, एक तरफ प्यास की बात हो रही है जो बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, और दूसरी तरफ ओस चाटने की बात हो रही है, ड्यू की बात हो रही है, लीक करने की, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, ड्रॉप्स में होती है, वाटर की ड्रॉप्स की तरह होती है। और प्यास जो थर्स्ट लगती है उसमें आप ग्लासेस ऑफ वाटर जो है पी जाते हैं। तो ये ईडियम फ्रेजेस वाला सेंटेंस है। अब आप इनके ऑप्शंस देखेंगे अगर, तो पहला उन्होंने लिटरल ट्रांसलेशन किया है, जैसा लिखा है हिंदी में सेम वैसा ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जो ट्रेडिशनल रूल के तहत आता है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर पहला ट्रांसलेशन किया है उन्होंने, बाई लिकिंग ड्यू। ड्यू वही जो जिसे ओस कहते हैं आप। बाई लिकिंग ड्यू थर्स्ट कैन नॉट बी क्वेंस्ड। ओस को चाटने से प्यास को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लिटरल ट्रांसलेशन किया है। आपके ब्रेन में आ सकता है कि ये बिल्कुल सही है, पर ऐसा नहीं है। दूसरा आप देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, मच क्राई लिटिल ट्राई, ये बिल्कुल भी एब्सर्ड है। इसके ट्रांसलेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब, मच क्राई का मतलब अगर आप समझें तो कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना लेकिन मेहनत बहुत कम करना, जो कि ऊपर से कनेक्टेड नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ग्रेट थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगे लेकिन लिटिल ड्यू, पीने के लिए ड्यू बहुत कम है। ये भी ईडियम फ्रेजेस के हिसाब से नहीं बैठता है जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। समझ के की कोशिश करिएगा। फॉग जो मॉर्निंग में कोहरा वगैरह आता है, डिस्पेल्ड मीन्स बिखेरना, उसे स्कैटर करना, ख़त्म करना, फैन चलाकर। एक तरफ फॉग है, बहुत बड़ा काम है, और दूसरी तरफ आपके एफर्ट्स जो हैं वो बहुत लिटिल हैं। अब बात यही आ जाती है कि एक तरफ आपको प्यास बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है, ओस बहुत कम। बिल्कुल वैसा ही ईडियम फ्रेजेस में यहाँ भी है कि फॉग बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जिसको स्कैटर करने के लिए, समाप्त करने के लिए फैन एक बहुत लिटिल एफर्ट है। अर्थात इस ईडियम को ये फोर्थ सेंटेंस ही सेटिस्फाई करता है मीनिंग के हिसाब से ट्रांसलेट करने। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है इस चीज़ को कि जो हिंदी की प्रोवर्ब है, ये ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसका सिंपल सा मतलब है कि यूजलेस एफर्ट कैन नॉट अचीव अ रिजल्ट। जब काम बहुत बड़ा हो तो छोटे छोटे एफर्ट से काम नहीं चलता है। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब इसकी यही होगी कि फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन।
अगर फॉग को स्कैटर करना हो, ख़त्म करना हो कोहरे को, तो फैन चला रहे हैं आप। फिर वही बात कर रहे हैं, छोटा सा एफर्ट और रिजल्ट आपको बहुत बड़ा चाहिए। तो यही ईडियम इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन को सेटिस्फाई करता है। मीनिंग मैंने दिया हुआ है कि जब समस्याएं बहुत बड़ी हों और आपका एफर्ट बहुत छोटा हो, ये इस ईडियम का, इस सेंटेंस का मीनिंग है। जैसा कि हिंदी ट्रांसलेशन की, इंग्लिश ट्रांसलेशन की इस हिंदी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये सेंटेंस कॉमन है, ये ईडियम फिर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और हम लोग क्लास 11-12 से ही पढ़ते आते हैं। ये हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा का भी सेंटेंस है और सिंपल सा मतलब होता है, जिसके पास पावर है उसी का डिसीजन सही है। पहला सेंटेंस है माइट इज राइट। यही ईडियम है कि जिसके पास पावर है वो जो भी कह रहा है दैट्स करेक्ट। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन यही बनता है। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम अदर ट्रांसलेशन, अदर सेंटेंसेस को देखते हैं जो ऑप्शंस में दिए हैं, तो इन्होंने क्या किया है, लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है यहाँ पर, कि बफलो उसी व्यक्ति की होती है जिसके हाथ में एक स्टिक डंडा होता है। बिल्कुल इसका लिटरल ट्रांसलेशन इंग्लिश में। हमेशा ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अंदाज़ा मारना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ये नॉर्मल सेंटेंस है या ईडियम की तरीके से बहुत बड़ा मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर ये ईडियम है, इसकी रिक्वायरमेंट एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो लिटरल ट्रांसलेशन पे बिल्कुल मत जाइए। हुज स्टिक हिज बफलो, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। फिर इसको इडियोमेटिक लिटरल ट्रांसलेशन किया है। फोर्थ ऑप्शन है द बफलो विल कम टू द पर्सन हु गाइड्स इट। बफलो उसी के पास आएगी जो उसको गाइड करता है। तब आप समझ गए होंगे इसका जो रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन का इंग्लिश में, वो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट ऑप्शन ही कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। ये उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सिंपल सा मतलब है कि जिसके पास ताकत है वही हक जताता है, उसी की बात सर्वोपरि रहती है। थर्ड सेंटेंस जो आपके एग्जाम में आया था वो था अंत भला तो सब भला। शेक्सपियर की का जो प्ले है, कॉमेडी है, वो सब ने पढ़ा होगा और इसको पढ़ने के बाद तुरंत समझ जाना चाहिए कि शेक्सपियर के जो कॉमेडी है उसका टाइटल क्या है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो ऑल्स वेल वही है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यही सेंटेंस है जो कि इसका इडियोमेटिक ट्रांसलेशन है और सेटिस्फाई करता है एक बेहतर ट्रांसलेशन इस हिंदी में दिए गए सेंटेंस का, कि अंत में सब अच्छा है तो सब बढ़िया बढ़िया है। अगर किसी चीज़ का अंत अच्छा होता है तो फिर बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको अच्छा ही मानते हैं ओवरऑल। अब देखिए लिटरल ट्रांसलेशन भी किया है। इफ़ एंड इज़ गुड एवरीथिंग इज़ गुड, ये लिटरल ट्रांसलेशन है, जबकि डिमांड है इसकी इडियोमेटिक ट्रांसलेशन की। द एंड इज़ वेल एवरीथिंग इज़ वेल, ऑल इज गुड दैट एंड्स गुड। जबकि ईडियम में इसका ट्रांसलेशन होता है, ये ईडियम है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जैसे आप कहते हैं बेल बिगन इज हाफ डन, तो उसको आप कैसे भी दूसरे तरीके से करेंगे ट्रांसलेट, वो गलत हो जाएगा। वो इडियोमेटिक में वही रहेगा, बेल बिगन इज हाफ डन। देन कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर आपके लिए और आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए उन्हें। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। लड़का हंसाया गया, ये अगर आप देखेंगे तो कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है, जहाँ आप कोई भी एक्शन सामने वाले के थ्रू कराते हैं या सामने वाले पर ही आजमाते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता, उसके लिए कोई और गाइड करता है कुछ करने के लिए। तो ये बॉय जो है अपने आप नहीं हंसता है, इसको कोई दूसरा हंसाता है। तो पॉजिटिव वर्ब में यही होता है कि कोई दूसरा पर्सन इंस्पायर करता है आपको कोई काम करने के लिए। और उसमें मेक, कॉज, गेट और हैव, यही 4 पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ होता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग मेक और कॉज लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, लड़का हंसाया गया,
ऑप्शंस हैं आपके पास, अ बॉय वॉज मेड टू लाफ, अ बॉय गॉट टू लाफ, अ बॉय वेंट लाफिंग, नन ऑफ दीज। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2010 के पीजीटी एग्ज़ाम में, जिसको मैंने क्वालिफाई किया था, वहाँ पर ऐसा ही कॉजेटिव वर्ब का कोई सेंटेंस था, शायद पैसे बनाना था उसका, तो उसमें मेड के बाद टू लगता है और यही रूल करेक्ट था और इसी को करेक्ट करना था। ऐसा ही सेंटेंस आया था, आप देखिएगा, ट्रांसलेशन में नहीं था, करेक्शन में था, पैसे बनाने के लिए था कि इसका कौन सा पैसिव करेक्ट होगा कौन गिवन ऑप्शंस में। तो लड़का हंसाया गया, अ बॉय वॉज मेड टू लाफ, ये पैसिव में है दिया हुआ, सिंपल सा पैसिव में दिया हुआ है कि किसी और के द्वारा कोई काम किया गया है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अ बॉय वॉज मेड टू लाफ, ए ऑप्शन करेक्ट है। देन उसने घोड़े को चलाया, इसमें भी वही है, एकदम पॉजिटिव वर्ब है। ये घोड़ा जो है अपने आप नहीं चल रहा है, इस वर्ब को करने के लिए इस जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको कोई दूसरा पर्सन इंस्पायर कर रहा है। बच्चे को सुलाया गया, बच्चे को खाना खिलाया गया, ये इस तरीके के सेंटेंसेस रहते हैं। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, उसने घोड़े को चलाया, ही मेड द हॉर्स वॉक, यही कॉजेटिव वर्ब लगेगी, और कॉजेटिव वर्ब जो रहती है यही टेंस के हिसाब से चेंज होती है। बाकी जो दूसरी वर्ब आती है इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये प्रेजेंट में ही रहती है। अगर यहाँ फ्यूचर है तो जो भी चेंज आएगा पॉजिटिव वर्ब में आएगा, पास्ट है तो भी पॉजिटिव वर्ब में ही चेंज आएगा, मेक में ही चेंज आएगा और किसी में नहीं। तो उसने घोड़े को चलाया, ही मेड द हॉर्स वॉक, ही मेड, नेक्स्ट सेंटेंस, ही मेड द हॉर्स टू वॉक। थर्ड सेंटेंस है, थर्ड ऑप्शन है, ही वॉज मेड टू वॉक, उसको चलाया गया, ही वॉज मेड टू वॉक, इसका मीनिंग आप देखेंगे तो उसको चलाया गया। अब ये तो एकदम एब्सर्ड है, ऐसा कुछ ऊपर है ही नहीं। ही मेड द, ये टू जो लगता है वो पैसिव वॉइस में लगता है, पर यहाँ पैसिव वॉइस का रूल फॉलो नहीं हुआ है, तो ए सेंटेंस करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ही मेड द हॉर्स वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, मोहन ने मुझे रुलाया, अब मैं खुद नहीं रोया, मुझे किसी और ने इंस्पायर किया, इंसाइट किया रोने के लिए, और करने वाला कौन है, मोहन। मोहन ने इंस्पायर किया है, मोहन ने जो भी किया है, एक इंसाइट किया है, उकसाया है, रोने के लिए मजबूर किया है, और किसे, मुझे। तो मोहन से स्टार्ट होगा, मोहन, अगर आप ध्यान दें, मोहन मेड मी क्राई, मोहन मेड मी क्राई। मोहन कंपेल्ड मी टू क्राई, नो। मोहन बीट मी टू क्राई, पीट कर रुलाया, नो। मोहन मेड मी क्राई, दिस इज करेक्ट। मोहन गेव मी क्राइंग, ये बिल्कुल भी सही नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट है, मोहन मेड मी क्राई। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सेंटेंसेस को पैसे बनाने की कोशिश मत करिएगा कि आई वॉज मेड टू क्राई बाय मोहन, ऐसा कुछ मत करिएगा। सीधा सिंपल सा रूल है पॉजिटिव वर्ब का, उसको फॉलो करिएगा। ट्रांसलेशन करते समय हम ट्रांसक्रिएटिव नहीं होते हैं, हम अपना ब्रेन लगाकर उसकी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं उस सेंटेंस में कि ऐसे बेहतर हो सकता है, नहीं। ट्रांसलेशन कभी भी आपसे बेहतर नहीं चाहता, ट्रांसलेशन चाहता है कि जो वो पूछ रहा है बस उसका उत्तर वैसे ही दे दीजिए। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है जिसमें हम बाई और वॉच लगाते हैं, आपने देखा होगा, क्लास 11-12 से ही हम इस सेंटेंस को पढ़ते आए हैं, और बहुत वेल नोन सेंटेंस है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, किसी से पूछते हैं तो इसमें बाई और वॉच वाला रूल फॉलो होता है। पहला सेंटेंस है, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, इन योर वॉच नहीं होता है, ये हमेशा इस सेंटेंस में बाय योर वॉच होता है, घड़ी के द्वारा क्या बजा है। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट टाइम योर वॉच रीड्स, नो, व्हाट टाइम योर वॉच इंडिकेट्स, ये सब ट्रांसक्रिएशंस हैं, वैसा ही मीनिंग निकालकर दूसरे तरीके के सेंटेंस बनाए गए हैं, पर ये करेक्ट सेंटेंस है, उसका करेक्ट ट्रांसलेशन है, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। देन
लड़की नचाई जाती है, ये सेंटेंस भी कॉजेटिव वर्ब का ही है, क्योंकि लड़की खुद नहीं नाचती है, उसको दूसरे के द्वारा इस एक्शन के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो कॉजेटिव वर्ब का रूल वही है, मेक और कॉज का रूल अपनाते हैं। अ गर्ल इज़ फोर्स्ड टू डांस, नहीं, ऐसा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अ गर्ल इज़ पुश्ड टू डांस, ऐसा भी मीनिंग नहीं है। अ गर्ल इज़ मेड टू डांस, सिंपल सा ट्रांसलेशन है कॉजेटिव वर्ब का ये, अ गर्ल इज़ मेड टू डांस। मैंने उसे सुलाया, ये भी कॉजेटिव वर्ब का है, इस पर फोकस कर लीजिएगा। इडियोमेटिक सेंटेंसेस के साथ साथ में, इडियोमेटिक फ्रेजेस के साथ साथ में आप पॉजिटिव वर्ब को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में सेंटेंस के ट्रांसलेशन आने की बहुत गुंजाइश रहती है, बहुत चांसेस रहते हैं। मैंने उसे सुलाया, आई मेड हिम स्लीप। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पैसिव में बनाने की कोई भी गलती मत करिएगा। ही वॉज मेड टू स्लीप बाई मी, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा ट्रांसलेशन करिएगा पॉजिटिव वर्ब के द्वारा। घोड़े सब जगह मिलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा, ये सेंटेंस एक्टिव में है या ये सेंटेंस पैसिव में है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस कहूँ, द टिकट्स आर अवेलेबल एट काउंटर नंबर 8, द टिकट्स आर अवेलेबल एट काउंटर नंबर 8। ये सेंटेंस जब आप टिकट्स काउंटर नंबर 8 पर मिलते हैं, इसका भी यही मतलब है हिंदी में कि टिकट्स आर अवेलेबल एट काउंटर नंबर 8। अब इसमें गेट लगाकर, गॉट लगाकर इस तरीके से कोई सेंटेंस बनाइएगा तो नहीं बनेगा। टिकट्स काउंटर नंबर 8 पर मिलते हैं तो सिंपल सा मतलब है टिकट्स आर अवेलेबल एट काउंटर नंबर 8। या आप नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको पढ़ के मैच करने की कोशिश करिएगा कि कहाँ से ये ठीक लग रहा है। अब घोड़े सब जगह मिलते हैं, तो मिलते का मतलब मीट तो है ही नहीं यहाँ पर। मीट, सोल्ड, इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होइएगा एकदम। आपको समझना है कि सेंटेंस का रिक्वायरमेंट क्या है। सब जगह का मतलब है फाउंड। घोड़े लखनऊ में भी मिलते हैं, बनारस में भी मिलते हैं, तो फाउंड सिंपल सा मतलब है इसका। अब देखिए, हॉर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर, यही ट्रांसलेशन है जो वो आपसे चाह रहा है। हॉर्सेस आर अवेलेबल एवरीवेयर, ध्यान दीजिएगा, हॉर्सेस आर अवेलेबल एवरीवेयर, हॉर्सेस आर सोल्ड एवरीवेयर, हॉर्सेस आर सीन इन ऑल द प्लेसेस। आप इन सेंटेंस को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि हर जगह देखे जाते हैं, पर देखे जाने से मतलब ही नहीं है, और ना ही उसकी उपलब्धता से कोई मतलब है कि खरीदना बेचना है किसी को तो कहाँ मिलेंगे, तब अवेलेबल वाली बात आएगी। इसलिए यहाँ पर अवेलेबल वाली बात भी नहीं है, किसी को खरीदना और बेचना तो है नहीं कि उसकी अवेलेबिलिटी चेक की जाए। यहाँ सिंपल सा मतलब है हर जगह होते हैं, अगर आपको कहीं देखना है तो वो हर जगह मिलेंगे आपको। हॉर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश, सबको मालूम है। अब ध्यान दीजिएगा, सभी जानते हैं, सबको पता है, सबको मालूम है, इस सेंटेंस को आप दो तरीके से ट्रांसलेट करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक आपके ब्रेन में सेंटेंस आ रहा होगा ये एवरीवन नोज या एवरीबडी नोज, और दूसरा है इट इज़ नोन टू एवरीवन। समझ रहे हैं? यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब एवरीबडी नोज नहीं है। ये सेंटेंस फोकस कर रहा है एक तरफ से पैसिव तरीके से, कि कोई भी घटना है वो सबको पता है, उस घटना के बारे में ज़्यादा ये सेंटेंस फोकस कर रहा है, ज़्यादा फोर्स दे रहा है। तो जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब ये अगर आप करेक्ट मान रहे हैं तो फिर ये भी करेक्ट हो सकता है, और आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको तुरंत समझ जाना है दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप समझ जाइएगा ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही ट्रांसलेशन ये भी है, ऑल नो। तो ये सेंटेंसेस अब नहीं है, आपको ये अंदाज़ा मार लेना है कि इसका रिक्वायरमेंट अब कुछ और है,
और इसका रिक्वायरमेंट अब ये है कि इट इज़ नोन टू एवरीवन। अब ये पैसिव तरीके से फोकस कर रहा है इस सेंटेंस पर, क्योंकि ये तीनों एक्टिव वॉइस में दिए हुए हैं और लगभग इन दोनों का सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है। तो अगर इसे करेक्ट मानते हैं तो ये भी करेक्ट ही है। इसीलिए आपको तुरंत ब्रेन को अपने एक्टिवेट करना है और देखना है कि क्या और सही है। तो ये पैसिव वॉइस साइड में फोकस कर रहा है और कह रहा है ये घटना सबको पता है, ये घटना सबको मालूम है। बहुत लोगों को चोटें आईं, ये ट्रांसलेशन है। अब बहुत लोगों को अ नंबर ऑफ पीपल भी हो सकता है और मैनी पीपल भी हो सकता है। अब चोटें आईं, यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है कि इसका क्या ट्रांसलेशन हो सकता है दिए गए ऑप्शंस में से। पहला ट्रांसलेशन दिया हुआ है अ नंबर ऑफ पीपल वर हर्ट या इंजर्ड। ठीक है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन। मैनी पीपल इंजर्ड नहीं, ये पैसिव में ही आएगा, ये एक्टिव में नहीं आ सकता। आई गॉट इंजर्ड तो ये पैसिव में ही आएगा, ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है। मैनी ऑफ पीपल गॉट ब्रूज्ड, नो, ये ट्रांसलेशन बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है। मैनी पीपल केम टू इंजरी, नहीं। तो अब आपको फर्स्ट सेंटेंस ही करेक्ट है, यही एकदम एग्जैक्ट और करेक्ट ट्रांसलेशन है इस सेंटेंस का कि बहुत लोगों को चोटें आईं, अ नंबर ऑफ पीपल वर इंजर्ड या वर हर्ट। एक और सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, उस औरत को भूत लगता है। ये फिर से इडियमेटिक सेंटेंस है, इडियम का यूज हुआ है कि भूत उसको टच करता है, ये सब करता है, नहीं, भूत लगता है आप अच्छे से समझ जाते हैं। जब हम ऐसा सेंटेंस होता है तो किसी को पॉजेस्ड कहते हैं। जब किसी पर भूत आता है, आपने सुना होगा कि उस पर भूत आता है, तो वो वैसा ही सेंटेंस है ये कि वो पॉजेस्ड है। हिंदी में, इंग्लिश में हम सीधे बोलते हैं कि सी इज़ पॉजेस्ड। तो सी इज़ पॉजेस्ड, POSSED। सी इज़ पॉजेस्ड का मतलब सिंपल सा मतलब है उसके अंदर कोई आत्मा घुसी हुई है। सी इज़ पॉजेस्ड, वो किसी और के आत्मा के कंट्रोल में है, किसी और स्पिरिट के कंट्रोल में है। और वही इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी लग रहा है, उस औरत को भूत लगता है। ये भूत लगने का मतलब होता है पॉजेस्ड, POSSED, पॉजेस्ड। आप देखो ट्रांसलेशंस देखते हैं, 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं। दैट वुमन इज पॉजेस्ड बाई एन इविल स्पिरिट, ठीक है, यही इसका ट्रांसलेशन है। अगला देखते हैं, दैट वुमन इज इन कंट्रोल ऑफ अ घोस्ट। ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसक्रिएशन है, उसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से कहने का तरीका है, पर यहाँ ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ट्रांसक्रिएशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है कि उसी बात को दूसरी तरीके से कहेंगे, नहीं। अ घोस्ट हैज़ कंट्रोल्ड दैट वुमन, बात वही है लेकिन ये कहने का तरीका अलग है। ट्रांसलेशन में हम वैसे ही कहते हैं जैसे लिखा होता है, इडियम्स का यूज करके। दैट वुमन लिव्स विद अ घोस्ट, नहीं। सो द फर्स्ट सेंटेंस, द वुमन इज possessed by an evil spirit, this is the correct translation of the sentence. That woman is possessed by an evil spirit. हम कई बार तो दैट वुमन इज पॉजेस्ड बोलकर भी बात खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। पॉजेस्ड का मतलब ही हम समझ जाते हैं कि वो किसी भूत प्रेत का साया है, उसी बाधा से ग्रसित है, ऐसा समझ लेते हैं अपने यहाँ। उसका विवाह 2013 में हुआ, सिंपल सा सेंटेंस, ही वॉज मैरिड इन 2013, पैसे में रहता है ये सेंटेंस। मैंने जब से दवा खाई तब से 3 घंटे बीत चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपके साथ। ये जब से और तब से के लिए आपने रूल पढ़ा होगा, सिंस वाला। सिंस के बाद वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट आता है और दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट आता है, ये रूल रहता है, ठीक है। सिंस आई टुक मेडिसिन 3 hours हैव पास्ट, तो 3 hours हैव पास सिंस आई टुक मेडिसिन, ये रूल रहता है। एक प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस रहता है और सिंस के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। दूसरा, आई टुक मेडिसिन 3 hours बिफोर, नहीं। आई टुक मेडिसिन 3 hours एगो, नहीं।
इट वॉज 3 hours अगो व्हेन आई टुक मेडिसिन, ये सब ट्रांसक्रिएशन टाइप के सेंटेंस हैं, ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। ज्यों ही पुलिस पहुंची त्यों ही डाकू भाग गए। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, सभी सेंटेंसेस को पढ़िए आप। और क्या कह रहा है, एज सून एज द पुलिस अराइव्ड द डेकॉइट्स डिसअपियर्ड। ये डिसअपियर्ड से यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, ऐसा सेंटेंस का मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस भी इसको ट्रांसलेट कर रहा है, पर जब डिसअपियर्ड वर्ड आ जा रहा है तो अब मीनिंग खराब हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसी का निगेटिव नो सूनर लगाकर बनता है, लेकिन सेम मीनिंग रखता है। नो सूनर डिड द पुलिस रीच, और नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है, और यहां पर ये अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो डिड पहले आता है और फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये रूल है उसका नो सूनर। तो नो सूनर डिड द पुलिस रीच, नो सूनर के साथ हमेशा THAN देन आता है। देन रॉबर्स फ्लेड अवे, ये भाग गए का मतलब रैन अवे वाला फ्लेड अवे ही है, अर्थात ये ट्रांसलेशन ठीक है। आगे का देखते हैं क्या है। नो सूनर डिड द रॉबर्स रीच, नहीं भाई यहां तो गड़बड़ हो गया मामला, रॉबर्स थोड़ी ना, पुलिस पहुंची है। व्हेन द पुलिस अराइव्ड द रॉबर्स, नहीं, ज्यों ही त्यों ही का मतलब होता है एज सून एज और नो सूनर, ये दो ही तरीके से ट्रांसलेट होता है। एक और होता है हार्डली वाला जो सेंटेंस होता है, वो भी इसका ट्रांसलेशन होता है कि मुश्किल से ही पुलिस पहुंची थी कि चोर भाग गए, इस तरीके से हार्डली का यूज भी होता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। ज्यों ही मैं रवाना हुआ वर्षा होने लगी, जैसे ही मैं चला वहां से, वही एज सून एज, नो सूनर, और मैंने एक सेंटेंस और बताया था आपको, हार्डली का यूज भी होता है इन सेंटेंस। तो इसमें ध्यान दीजिए, नो सूनर और एज सून एज का कहीं यूज नहीं है, हार्डली दिया हुआ है। हार्डली हैड आई स्टार्टेड, मैं मुश्किल से ही निकला था, हार्डली के साथ हमेशा रूल है व्हेन का यूज होता है। ये कॉम्बिनेशन वाले हैं, हार्डली के साथ व्हेन आता ही आता है। तो हार्डली हैड आई स्टार्टेड व्हेन इट, दो बार लिख गया है, व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। हार्डली हैड आई स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन। बाकी सेंटेंसेस करेक्ट नहीं है। अब है, बिस्तर पर लेटे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था। अब ध्यान दीजिए, मैं उपन्यास पढ़ रहा था, ये तो सब में सही दिया हुआ है, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। नीचे आप देख रहे होंगे आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, सभी में लिखा हुआ है। अब सारे कॉम्प्लिकेशंस पड़े हुए हैं यहाँ पर, बिस्तर में लेटे हुए, इसका ट्रांसलेशन देखना है किस सेंटेंस में करेक्ट है। स्लीपिंग इन बेड, अब ध्यान दीजिए, अगर आप सो ही गए हैं तो फिर पढ़ क्या रहे होंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। कवरिंग इन बेड, अपने आप को ढक लिया है रजाई गद्दे से, ऐसा ऊपर कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है लाइंग इन द बेड, बिस्तर में लेटकर, यही ट्रांसलेशन करेक्ट लग रहा है। लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, ये करेक्ट लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन को और एक बार देखेंगे, बिना सारे ऑप्शंस को देखे हुए किसी को करेक्ट नहीं मानेंगे। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल इन बेड, इन बेड का मतलब होता है, हो सकता है आप बैठे हो सकता है बिस्तर के ऊपर आप बैठे हो, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है लेटे हुए, तो लेटे हुए वाला मीनिंग यहीं आ रहा है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपसे कि आप आने वाले LT के एग्ज़ाम के लिए जब तैयारी करेंगे ट्रांसलेशन की, तो आप इडियोमेटिक सेंटेंसेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कॉजेटिव वर्ब पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और एक बुक आती थी जब मैं कभी स्टूडेंट था आपकी तरह ही, उस बुक का नाम था हाउ टू ट्रांसलेट। मैं उस बुक को बहुत अच्छे से यूज़ किया हूँ, उसके सारे रूल्स पढ़ा था उस समय, अपने समय में तैयारी करने के लिए किसी भी चीज़ की, और वो बुक बहुत अच्छी थी, हाउ टू ट्रांसलेट करके।
ट्रांसलेशन सिखाने के लिए। और मुझे लगता है आने वाले एग्ज़ाम में कितना भी ट्रिकी सेंटेंस किसी भी तरीके का पूछेगा, उसमें ऑफ बीट सेंटेंसेस ही दिए हुए थे, नॉन ट्रेडिशनल वाले सेंटेंसेस ही दिए हुए थे, जो सामान्य बुक्स में नहीं होते हैं, जाता है खाता है इस तरीके के नहीं होते, वैसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन ही दिया हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे ही तैयारी करते रहें और ऐसे ही सेंटेंसेस अगर 100, 150, 200 आपको अगर प्रैक्टिस करने हो तो आप पब्लिकेशन के नंबर पर 9452333527 पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि आप उनके ऐप पर कैसे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स पब्लिकेशन का चल ही रहा है, आप उससे जुड़े रहें, और आने वाली 10 जनवरी और 15 जनवरी से पहले पहले सारा सिलेबस फिनिश कर दिया जाएगा, और 50 मॉक टेस्ट जो हैं वो सारे करा दिए जाएंगे, और लगभग 200 के आसपास डेली टेस्ट हैं 50 MCQs ईच के, तो वो सारे आपको करा दिए जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर करा दी जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप जहाँ भी हैं अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।